ये बात उन लोगों को इतनी भाई कि उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया और जानने की कोशिश की कि आरसीएम क्या सिस्टम है। सभी लोग जिस भी प्रतिनिधि को लेके आए हैं मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। तो बहुत सारे प्रतिनिधि आए तो फिर वही बात है कि किस चीज का नाम लें, लेकिन एक प्रतिनिधि जिसका मैं विशेष नाम लेना चाहूंगा कि जो सुजीत कुमार जी जो पटना वाले हैं, उनके साथ गए थे वो राजनाथ सिंह जी के पास। कोई गए, जो गए हो एक बार हाथ खड़ा करेंगे राजनाथ सिंह जी के पास। वो पीछे देखिए 3 है ना, अब नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन खड़े हो जाइए, हिसाब बता दीजिए सकल। हालांकि कहते हैं कि सफलता तो सभी लोगों के प्रयासों से मिली, लेकिन वो भी गए, ऐसा नहीं कि उनको एक बार में मिल गई होगी, वो 2-4 बार घूमे होंगे, वो भी 10-20 जगह गए होंगे। लेकिन राजनाथ सिंह जी के बैठ जाइए, राजनाथ सिंह जी के पास गए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता चाहे कितनी भी राजनीति करते हो, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी अच्छे लोग बचे हुए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हमने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया, आपको चलना पड़ेगा। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा अपॉइंटमेंट मिल गया? उनका हाँ मिल गया। मैंने 2 बार वो पूछा अपॉइंटमेंट मिला है कि मिलाने ले जा रहे हो मेरे से? तो उन्होंने कहा नहीं अपॉइंट, क्योंकि इन दिनों मैंने बहुत चक्कर लगाए, लोग बात कह रहे थे भाई अपॉइंटमेंट मिल गया, वहां जाके पता लगा कि लाइन लग रही है, अभी लिखेंगे नाम के अंदर लेना है कि नहीं लेना है। अपॉइंटमेंट मिला और हमने राजनाथ सिंह जी से डायरेक्ट मुलाकात की। 5-7 लोग हम मेरे साथ और थे और राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की, मेरे को बहुत इंप्रेस किया। आज के समय में ऐसे राजनेता भी होते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी बात का राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, कोई राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों का पूरा रोजगार छिन गया है, चाहते तो राजनीतिक मुद्दा भी बना सकते थे, लेकिन बात है राजनीतिक मुद्दा बनने से ज्यादा जरूरी आपका रोजगार। इसलिए मैंने इस बात को देखते हुए सीधा प्रधानमंत्री जी से बात कर ली है। उस दिन से मेरी थोड़ी आशाएं जीवित हुई। प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट बात हमने कर ली है। राजनाथ सिंह जी ने थोड़ा मैं भूल जाऊंगा, जो सहयोगी सुजीत जी गए हैं ना, हम लोग स्पेशली जाएंगे आज, अगर आज टाइम ले सकें तो उनका थैंक्स करने के लिए, है ना। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं देते हुए मैंने प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात कर ली है और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का कोई धरना हो रहा है, बेरोजगार लोग हैं, कहते ना कि हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया, उनके संज्ञान में कोई बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसे सेंसिटिव लेते हुए तुरंत इसके बारे में कहा कि मैं 10 मिनट में रिंग करता हूं। 10 मिनट में उन्होंने पता किया और 10 मिनट में वापस राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी को बताया कि मैं अभी विदेश जा रहा हूं, लेकिन मेरे संज्ञान में यह मामला अब आ चुका है, तो मैंने इसके लिए डेप्यूट किया है पीएमओ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो मिनिस्टर है मिस्टर वी नारायण स्वामी जी को, जिन्हें मैंने इस काम का जिम्मेदारी दी है। नारायण स्वामी जी ने पहले यहाँ आने का टाइम उनके मार्फत दिया, फिर वो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए। हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जाके मिला और मैंने फिर कहा था ना कि कुछ अच्छे आदमी होते हैं। उन्होंने पूरे ढंग से दिल से हमारी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद पता चल गया, कहते हैं ना कि जब आप सच बोलते हैं, कुछ अच्छी बात बोलते हैं, तो आपके अंदर से वाइब्रेशन निकलता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है तो सामने वाला समझता है। यहां पर सारे लोग बैठे हैं, वो लोग हैं जो क्रीम सारा छट के हिंदुस्तान से चुन के आदमी आया है, जिसके अंतिम समय तक आरसीएम है, वो लोग यहाँ है, जिनके अंदर थोड़ा पक्ष विपक्ष था उड़े नहीं है। और जब इतने सारे 100% प्योर लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, अब किसी नेताजी के पास गए, उनको पूरी बात बताई और बात बताते हुए अगर आंखों से आंसू निकलते हैं, बात बताते हुए जब चेहरा उदास हो जाता है, तो सामने वाले को समझ में आता है कि कोई भारी संकट है। एक आदमी ने पूरी बात सुनी, पूरी बात वी नारायण स्वामी जी ने सुनी, वो सेंसिटिव हुए। उन्होंने कहा ऐसा है। जब हम डायरेक्ट मिले तो उन्होंने कहा अच्छा इतनी बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर हुई तो कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी। मैंने कहा साहब क्या गड़बड़ होगी वो तो आपको पता लगाना है, हमें ये जहां तक पता है कि हमने कोई गड़बड़ नहीं की। तो उन्होंने कहा आपने वेट नहीं दिया होगा। मैंने कहा वेट तो देते हैं उसका, ये मेरे पास लेटर है, पूरी बैलेंस शीट है। अच्छा वेट देते हो, तो आपने इनकम टैक्स नहीं दिया होगा। मैंने कहा इनकम टैक्स तो देते हैं साहब, ये बैलेंस शीट पड़ी आपके सामने और ऑडिटेड है।
इनकम टैक्स देते हो तो एक्साइज ड्यूटी में कोई गड़बड़ कर दी होगी। ऐसा क्लियर उन्होंने बोला एक एक वर्ड के बारे में। जब उन्होंने कहा ये करते हो, मैंने कहा यस, ये करते हो, यस, ये करते हो, यस, ये करते हो, यस, ये करते हो, 8-10 प्रश्न उसने लगा दो, उन्होंने लगातार मेरे से पूछे, और जब मैंने यस किया तो उनका दिमाग खराब हो गया। तुरंत हमें उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाओ। तीसरे ऑफिस में हम नारायण स्वामी जी के ऑफिस में गए और उन्होंने तुरंत हमारे सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की। कितना सेंसिटिव, कितने अच्छे लोग भी हैं हिंदुस्तान में। उन्होंने कोई मुद्दा नहीं बनाया, सीधी बात, नो बकवास। बात की, सीधा सीधा बताया कि भाई ये क्या चल रहा है, आपके स्टेट के लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, परेशान हैं, सब कुछ बात करने से लगता है कि ठीक है, आप इसको जनरल वे में मत लीजिए, इस मुद्दे को थोड़ा सीरियस लीजिए। और ये एक बात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो मिनिस्टर होते हैं वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ही काम करते हैं एब्सेंस के अंदर, उनकी बात का मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात। उन्होंने बात की और वो हमारा पहला दिन था जब राजस्थान की सरकार को पहली बार ये डंका लगा कि ये कमजोर लोग नहीं हैं, ये ये बात सारी मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें अभी बहुत बार मिलना है और हर चीज हमें पता होनी चाहिए कि पिछले एपिसोड में क्या क्या हो चुका था, ताकि आगे का याद रहे। तुरंत उस समय, अब थोड़ा सा चक्कर क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में भाषाएं बहुत है, किसी को हिंदी बहुत अच्छी आती है, किसी को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। तो नारायण स्वामी जी को हो सकता है हिंदी थोड़ी कम आती हो, और मुख्यमंत्री जी को हो सकता है हिंदी ज्यादा आती हो, अंग्रेजी कम आती हो। तो उन्होंने आधी हिंदी आधी अंग्रेजी में बात की। जब ज्यादा समझा नहीं पाए तो उन्होंने कहा ये हमारे इनके लोग आए हैं, इनसे बात करो। और मुझे अचानक फोन पकड़ा दिया। मुझे पता नहीं चला कि क्या बोलना है मुझे। मेरे मुंह से सीधा सीधा वर्ड ये निकला कि मैंने कहा साहब, जिसने गलती की उसको सजा दो, लेकिन जो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, जिसका रोजगार है, जिसको और कुछ आता नहीं, जिन्होंने 11 साल से इस कैरियर को चुना है और जिन्हें बताया भी नहीं गया कि गलत क्या है सही क्या है, उनको सजा देने का फायदा क्या है? जिसको सजा देनी है, जिसने गलती की उसको सजा दो, लेकिन हमारा रोजगार चालू करो। बिल्कुल क्लियर कट हमने बात की। सब हमारे साथी थे उस समय, जो भी प्रतिनिधिमंडल थे। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए, क्योंकि पता चल गया मामला पीएम तक पहुंच गया, वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे आदमी इतने मजबूत है कि रोज सुबह पूरा लेटर पैड हाथ में लेकर, सारे के सारे क्या कहते हैं, ज्ञापन हाथ में लेकर, कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको किसी से भी जान पहचान नहीं थी, बस वो क्या करते थे, सारे ज्ञापन लेके अशोक रोड पे निकल जाते थे। ये कौन सा बच्चा है, घुस जाओ इसके अंदर। एक को भी नहीं छोड़ा, एक को, पूरा एरिया जानता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। ये पावर हिंदुस्तान में और किसी के पास है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की बात है, आरसीएम के लोगों। अगर ऐसा नहीं होता तो राजस्थान की कंपनी की आसाम का सांसद तारीफ करता, राजस्थान की कंपनी की तारीफ बिहार के सांसद और बंगाल के सांसद और झारखंड के सांसद तारीफ करते। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आरसीएम में, इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम। पूरी बात हुई और जब हमने ये बात की तो उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। तो उन्होंने कहा देखिए, आप पूरी बात को हम सुनने के लिए तैयार हैं, आप राजस्थान आ जाइए, जयपुर आ जाइए। मैंने कहा कब आना है? तो उन्होंने कहा कि 26 तारीख तक मेरा बजट के बाद स्पीच है और मैं बहुत भयंकर बिजी हूं। मैंने कहा आप देख लो, आदमी तो बहुत सारे गंभीर पड़े हैं। तो नहीं, ऐसा करो, प्रेशर तो पीएम का था ना, ऐसा करो कि तुरंत जो है आप कल ही आ जाइए, मैं टाइम निकालूंगा। हम गए और हम कभी कभी क्या है, बहुत सारी छवि बना लेते हैं कि ये गलत होगा, वो गलत होगा। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री राजस्थान के। फर्क सिर्फ इतना सा था कि उनके संज्ञान में ये बात ही नहीं थी। मैंने कहा ना कि ऊपर वाले लोगों को पता ही नहीं कि आरसीएम क्या है, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में यहाँ पर आते हैं, उनकी पहुंच इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी बड़े मंत्री से जाके मिल ले।
क्योंकि ऊपर जो प्रबुद्ध लोग होता है, वो पैसे वाला होता है, वहां तक पहुंचने में समय लगता है, और हमारे लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे थे, इतने बड़े लोगों से संपर्क नहीं हुआ करते थे। हमने गलत सोचा था उनके बारे में, लेकिन जब वहां गए तो सुबह आगे होकर मुख्यमंत्री जी का फोन आया। कितनी बड़ी बात है, सुबह 10 बजे फोन आया कि ऐसा है कि मैं अभी सुबह 10 बजे आपसे मिलने वाला था, मैं मिल नहीं पा रहा, मेरा कोई स्पेशल मीटिंग चल रही है, तब तक मैंने डेप्यूट किया है कमिश्नर ऑफ पुलिस, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको डेप्यूट किया है इस मामले के लिए, आप वहां पर जाइए, पूरी बात समझाइए। मैं सोचा था कि पुलिस वाले गड़बड़ होते हैं, ये गलत जगह फांसा फेंक दिया है, अब ये हमारे को कहीं न कहीं डरा के धमका के निकाल देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह कोई ना कोई अच्छा आदमी मिल जाता है, और सिक्योरिटी कभी कभी अच्छी बैठ जाती है। जब हम उन कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुनने से पहले कहा, आप तो चिटफंड में आते हैं। हमारे सबके मुंह इतने से उतर गए। मैंने कहा, आप ये हमें बोलने नहीं देगा, और बोल हम नहीं पाएंगे क्योंकि ये कमिश्नर और अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं, खासतौर से सचिन जी, नेहा, विनोद जी, अनूप जी हमारे साथ थे, सूरज चोपड़ा जी हमारे साथ थे, जो भी हमारे साथ थे, सतीश राठौर जी, सब लोगों ने पूरा हौसला रखा। उन्होंने कहा कि भाई लूट तो गया, अब क्या लूट लोगे, अब डरने की कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। सबने अपना अपना रोल निभाया, और साइकोलॉजिकल एक टीम बनाई थी हमने 5 लोगों की, जिसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान नहीं रखा था कि हर चीज कवर कैसे हो जाए बात में। इस तरह की टीम बना दी, और टीम जब बन गई तो सब लोगों ने अपना क्रम जारी रखा, समझाना जारी रखा, और लास्ट में जब 25-30 मिनट तक बात खत्म हुई तो पूरी तरह एग्री करे कि आपका बिजनेस दूसरे बिजनेस जैसा नहीं है, ये थोड़ा हटकर है, ये थोड़ा सही नजर आता है। बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब वहां बात खत्म हो गई तो हमारी मुलाकात फिर शाम को 6 बजे 7 बजे सीएम से हुई डायरेक्टली। पीवी सिंह जी और हम दोनों ने बात की। फिर 10-15 मिनट बात होने के बाद जो 4 सदस्य बाहर थे वो भी अंदर आए, 6 लोगों से बात हुई, और मुख्यमंत्री ने जब पूरी बात सुनी तो मुख्यमंत्री खुद भावुक हो गए। ये क्या हो गया, क्योंकि उनके संज्ञान में नहीं था। मैंने कहा, साहब वो यही मानते थे कि ऐसी कोई कंपनी होगी जो लूटने का काम करती होगी, इन्वेस्टमेंट का काम करती होगी, क्योंकि पेपर्स में यही आया था। और बड़ा जो सबसे बड़ा जो आदमी होता है वो तो एक एक पेपर को नहीं खगालता, उसके पास तो ऊपर ऊपर से ली जाती है। वो ये मानते थे कि शायद अखबार में आया 2000 करोड़ का घोटाला, इसका मतलब बहुत भारी फ्रॉड कंपनी। लेकिन जब देखे तो उन्होंने ढंग से बात सुनी। मैंने सबसे पहले उन्होंने पेन मांगा उस पर नोट करने के लिए, तो मैंने आरसीएम का पेन निकाल के दिया, और मैंने बात वहां से चालू की कि साहब ये 10 रुपए का। तो उन्होंने पेन को यूं 2 बार यूं किया, लिंक भी लिखा हुआ था, आरसीएम भी लिखा हुआ था। लिंक का साहब ये मार्केट में 10 रुपए का पेन है, आरसीएम में भी 10 रुपए का पेन है, मिलता 9 रुपए में है। और इसके बाद इसके बिजनेस वॉल्यूम का 41% वापस जाता है। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि किस फंड पैसे दस का ये मार्केट में मिलता है, 10 का आरसी में मिलता है, आरसी में डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है, 9 में मिलता है, और अब वापस जाता है। तो फिर टेंशन क्या है, जाता है ना भाई, किसी से लिया थोड़ी जा रहा है। 10 में तो मार्केट में भी लेता है, यहां पर भी 10 में ले रहा है। एकदम बात क्लिक हुई तो पहली बार उन्होंने फाइल हाथ में ले ली और फाइल को पलटना चालू किया। फाइल इस सीक्वेंस में बनाई गई थी कि सारी चीजें कवर हो। सबसे पहले लगा हुआ था कैटलॉग, उन्होंने कैटलॉग देखना चालू किया, उसमें साबुन, पेस्ट, वॉशिंग पाउडर। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपकी कंपनी है? मैंने कहा साहब यही है, 10 रुपए का साबुन है, ये 32 रुपए का पेस्ट है। सारी बात करना चालू की। तो जमा कितने रुपए करते हो? मैं कहा साहब जमा तो हमारे यहाँ पर होता नहीं है, किसी तरह का निवेश का कोई काम नहीं है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट का कोई काम नहीं है, कंपनी किसी तरह का पैसा कलेक्ट नहीं करती, प्रोडक्ट देती। अच्छा ऐसा है, वो काम नहीं है लेने देने का? बिल्कुल नहीं है। बात एकदम क्लिक हो गई दिमाग में, कुछ तो गड़बड़ हुआ इनके साथ। दो सारी चीजें सीक्वेंस करती। पहला,